हम्म, fine. So we will see this eukaryotic cells first. एडवांस है, इजी टू अंडरस्टैंड। तो यूकैरियोटिक सेल्स अगर क्लियर है तो प्रोकैरियोट्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं। दो चार चीज़ें अलग है, दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द यूकैरियोटिक सेल्स। एज लास्ट क्लास हमने इस चीज़ को देखा था कि यूकैरियोटिक सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, वो सारे जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। बेसिकली हर एक ऑर्गेनल वेल डेवलप्ड है इसमें। वेल डेवलप्ड इन द सेंस मतलब हर एक ऑर्गेनल को अपना एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइडेड किया गया है, और उस हर एक ऑर्गेनल जो है वो अपना एक रोल प्ले कर रहा है, और वो किसी और दूसरे ऑर्गेनल पर इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ मर्जिंग विद इट, और इट इज़ लाइक imposing its own function on its on the other organelles like that। ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने अपने ऑर्गेनल्स बहुत क्लियर हैं। और एज वी सी दैट इन यूकैरियोटिक सेल्स जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी यूकैरियोटिक्स हैं। ठीक है, तो यूकैरियोट्स है इसका मतलब इनके जो यहाँ पर डेफिनेटली इट इज रिटन दैट ऑल यूकैरियोट्स आर नॉट आइडेंटिकल। डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट जो इनके ऑर्गेनल्स जो है मतलब अगर हम पर्टिकुलर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया इन सभी यूकैरियोट्स में एक ही जैसा काम कर रहा है। सो दैट पार्ट वी शुड अंडरस्टैंड। बट ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करते, नो मैटर बने सब यूकैरियोटिक सेल से बने हुए, बट सब अलग अलग टाइप के हैं, मतलब फिजिकली भी, एनाटॉमिकली भी, स्ट्रक्चरली भी, और बाकी जो अगर इंटरनल आप उसका जो एनाटॉमी पढ़ोगे उस हिसाब से भी। तो उसे ये पूरा यूकैरियोटिक सेल जो है वो अलग अलग टाइप के हैं। नाउ सी दिस व्हेन वी स्टडी डिफरेंट ऑर्गेनल्स बेसिकली, सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल्स के जो दो एग्जांपल्स हम लोअर क्लासेस से पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स। ठीक है, तो अगर हम बीच में से सेल को कट करते हैं और अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस तरीके से हमको सारी चीज़ें दिखाई देगी। प्लांट सेल यू कैन सी मैनी न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह सारी जो चीज़ें हैं। जो कुछ चीज़ें अलग हैं प्लांट सेल में वो हैं क्लोरोप्लास्ट, presence of chloroplast, presence of cell wall, present of vacuum। प्लांट सेल का जो मोस्ट ऑफ द स्पेस जो कवर किया हुआ होता है वो वैक्यूल ने ही किया होता है, बाकी सारी चीज़ें जो होती है वो एक तरफ छोटे से एरिया में फिक्स हो गई होती है। बट एनिमल सेल में वैक्यूल्स की साइज जो होती है वो कंपैरेटिवली बहुत छोटी सी होती है, और उनका फंक्शन खत्म होते ही वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, इस टाइप की चीज़ें रहती हैं। सो दैट टाइप वो थोड़ा डिफरेंस है एनिमल सेल के साथ से। एनिमल सेल में एक ही चीज़ अलग दी हुई है, दैट इज सेंट्री। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल्स जो हैं वो सेल डिवीजन के टाइम पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये उसी टाइम पर मेजर फंक्शंस इनके जो हैं वो स्पेल आउट होते हैं। सो दैट पार्ट वी शुड बी गेटिंग इट व्हेन वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स। अभी आगे हम जो ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे उसमें सेंट्रियोल्स की भी स्टडी है। सो एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि वो दिखते हैं ऐसे स्टिक जैसे जो सिंपल है, लेकिन दे हैव सम कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन इट। सो अभी हम हर एक इस जो ऑर्गेनल दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटो, सबका ही हमको एक बेसिक वो स्टडी करना है। तो बेसिकली जब हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं बेटा, तो आपने ये पढ़ा होगा कि साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो फ्लूइड प्रेजेंट है, तो वो फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, बट साइटोप्लाज्म एक्चुअली है क्या? साइटोप्लाज्म वो चीज़ है दैट मीन्स फ्लूइड भी है प्लस ऑर्गेनल्स भी है। अगर ये सब चीज़ें प्रेजेंट है सेल के अंदर
तभी हम उस जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो अंदर का फॉर्म होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं ऑर्गेनल्स हटा दूं और सिर्फ फ्लूइड फ्लूइड रह जाए तो वो साइटोप्लाज्म नहीं कहलाए। ठीक है, तो दैट मीन्स इफ आई रिमूव ऑर्गेनल्स, थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशन है कि साइटोप्लाज्म में से अगर मैं ऑर्गेनल्स रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, सो ओनली फ्लूइड विल बी देयर and that fluid will be called then cytosol। ये चीज क्लियर हो रही है बेटा? यस मैम। मेरा मैथ इतना कुछ खास नहीं है, बस ये छोटा सा इक्वेशन है जो मुझे आता है। ठीक है, सो साइटोप्लाज्म जो है उसमें से आप ऑर्गेनल्स हटा दो, सिर्फ जो फ्लूइड मैट्रिक्स बचता है अगर वो सिर्फ फ्लूइड रह जाएगा तो उसे हम साइटोसॉल बोलेंगे। ठीक है, सो दैट यू शुड बी क्लियर विद, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे कि अगर ये जो अभी आप जैसे आगे पढ़ोगे कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है साइटोसॉल में, ये परफॉर्म हो रहा है साइटोप्लाज्म में, सो यू शुड नो द डिफरेंस कि क्या एक्चुअली में बात कर रहे हैं ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। ठीक है, सो दैट पार्ट यू शुड अंडरस्टैंड। सो वी नो दैट ये सब चीज़ें बन के साइटोप्लाज्म बनता है। तो सेल जो है वो कैसे बनता है? सेल इज डेफिनेटली इट इज साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, एंड प्लस सेल वॉल। ये सारी चीजें होने से सेल बन जाता है। एम आई राइट? यस मैम। ठीक है, तो सेल वॉल इज लाइक इट इज द एक्सेप्शनल केस। एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, प्लांट सेल में इट इज प्रेजेंट। सो इट इज दैट पार्ट इज जो है वो हमको कंसिडर करनी है, दैट सेल वॉल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, बट it is not present in the if you are talking about the you especially the eukaryotic animals and all that। Okay, so that part you should be clear with। So this is what regarding plant and animal cell, and I think डायग्राम्स आप क्लास 10 तक कई बार हर क्लास में एक बार प्लांट और एनिमल तो बना ही चुके होंगे। यस मैम, बहुत बार Okay, बनाया। है ना? So that this should be clear to you। So let's begin with cell membrane first of all। हम सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, एंड फंक्शनली फंक्शन वाइज भी ये बहुत ही बोलते हैं ना एकदम रॉयल है अपने फंक्शन में, बहुत अलग सा है। सो दैट पार्ट वी विल स्टडी टुडे दिस। और ये सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी कंसिडर्ड एज outermost envelope, definitely outermost है if we are talking about animal cell। so we can यहाँ आप मेंशन कर सकते हो कि except plant cells। okay, so that for class 11th it is understood कि अगर हम outermost बात कर रहे हैं तो animal के लिए है, और second layer बात कर रहे हैं तो वो plants के लिए है। so that has to be clear, but very important regarding it is that it is a living member। ठीक है, living है मतलब दिमाग लगाता है अपना। ठीक है, so that part you should be clear with। so made up of lipid and proteins, जो उसका बेसिक इंग्रेडिएंट है सेल मेम्ब्रेन का वो लिपिड एंड प्रोटीन्स है। ओके, एंड लिपिड भी कैसा है? बाई लेयर है, मतलब 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स बने हुए हैं। वो भी किस टाइप से बने हैं दैट पार्ट वी विल बी सी। सो जस्ट सी दिस दैट सेल मेम्ब्रेन जो है वो 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स एंड सम ऑफ द प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स की प्रेजेंस है। कैसे प्रेजेंस है वो अभी हम एक मेरा डायग्राम में आपको सिर्फ समझा रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से प्रोटीन्स प्रेजेंट है और 2 लेयर लिपिड की है। अच्छा, अब अगर हम सिर्फ इतना सा पार्ट इसी को मैग्नीफाई करके देखते हैं तो ये ऐसा दिखता है। मैम वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है? नहीं, ये लिपिड का ओके मैम। तो इस तरीके से दिखता है, ऐसे है। मतलब ये जो रीजन है इसको मैं मैग्नीफाई कर रही हूँ,
अगर इतने से पार्ट को अगर मैं मैग्नीफाई कर लूँगी तो वो मुझे इस तरीके से दिखाई देगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम। ठीक है, तो ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है, क्योंकि हमने अब लिपिड का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, वी नो दैट लिपिड इज कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, तो उसमें फैटी एसिड की फॉर्मेशन कैसे होती है, वी नो दैट हाउ दिस ग्लिसरॉल इज कंबाइंस विद फैटी एसिड टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड, वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, सो वी नो दैट here the lipid is bilayer lipid and उसका जो ये head region है, this one is polar in nature and hydrophilic in nature। सबसे बड़ी चीज है, it is hydrophilic in nature, while जो ये tails है, ये जो है वो hydrophobic tails है। ठीक है, so see this hydrophilic मतलब होता है water loving। Okay, and hydrophobic, that means hates water। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। सो हाइड्रोफिलिक मीन्स इट लव्स वाटर लाइक एनीथिंग। ओके, एंड फिलिक मतलब ही लव होता है। ओके, सो हाइड्रोफिलिक, इट लव्स वाटर अ लॉट एंड दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, जिसको भी जो भी मॉलिक्यूल को अगर पानी पसंद है, तो दैट मीन्स that molecule can be a soluble one in the water। Is this part is clear to you? यस मैम। Okay, fine। while जो इसके जो tails हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। ओके, सो मैम आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गया। हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, तो ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है, फोबिक मतलब फोबिया। ओके, दे हेट्स वाटर, दे फियर वाटर अ लॉट। ओके, सो ये जो है टेल्स वो कभी भी सॉल्यूबल नहीं होती है। सो partially this layer is soluble and partially it is insoluble in nature। okay, so that part you have to understand। so जो हाइड्रोफोबिक है वो नॉन पोलर्स है, वाइल जो हाइड्रोफिलिक है वो पोलर इन नेचर है। ठीक है, एंड उसके साथ होते हैं कुछ प्रोटीन्स जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। अच्छा, अब एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मतलब एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से, बाहर की तरफ होना, इंट्रिंसिक मतलब पूरी तरह से अंदर होना। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है वो किस तरह से है कि वो सुपरफिशियली अटैच्ड है, आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हो इफ यू वांट टू आइसोलेट। बट इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो हैं वो इजीली डिसोसिएट नहीं होते हैं इससे, वो अटैच्ड ही रहते हैं इस पर्टिकुलर लेयर से, जो अंदर वाले प्रोटीन्स होते हैं। सो जस्ट इमेजिन, जैसे आप सैंडविचेस खाते हो तो जो ऊपर का टॉपिंग है वो आप इजीली रिमूव कर सकते हो, लेकिन जो चीज अंदर स्टफ्ड है और लेयर बाय लेयर फॉर्म्ड है, उसको एक एक चीज को आइसोलेट करना विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। एम आई राइट? यस मैम। ठीक है, तो बस उसी तरीके से तो सैंडविच कैसे होता है ना कि इधर भी एक ब्रेड का लेयर है और नीचे भी एक ब्रेड का लेयर है, जो बाकी सारा स्टफिंग है वो बीच में। सो ये जो ब्रेड है वो लिपिड्स है। ठीक है, लिपिड बाई लेयर्स, और बीच में जितना स्टफिंग है वो सब प्रोटीन्स का है और हाइड्रोफोबिक टेल्स है। ठीक है, सो दैट पार्ट यू शुड कंसिडर, मीन्स अंडरस्टैंड। सो दिस इज हाउ this particular cell membrane is
सेल मेम्ब्रेन लुक्स लाइक। एंड द थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जब भी स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया था तब किसी को ऐसे नहीं पता था कि ये 2 लेयर्स में बनता है, या मतलब ये किस तरीके का लिविंग है, नहीं है, क्या है। तो रॉबर्टसन हैज प्रपोज दैट यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू विच अनइवन प्रोटीन लेयर अकर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ लिपिड बाइलेयर। ठीक है, जो फर्स्ट जब भी मॉडल प्रपोज हुआ इस पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन का, वो यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट था। यूनिट मेम्ब्रेन मतलब कि वो एक सिंगल सा एक मेम्ब्रेन है जिसके आसपास प्रोटीन्स चिपके हुए हैं और बाकी सारे फंक्शंस को कर रहा है। बट बहुत सारी चीज़ें ये पर्टिकुलर मॉडल जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पाया, एंड दैट्स वाई ये जो चीज़ है वो रिजेक्ट हो गई। बट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल वॉज गिवन बाय निकोलसन एंड सिंगर, दो साइंटिस्ट हैं, उन्हीं ने ये मॉडल प्रपोज किया जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वन इज वर्ड फ्लूइड मैम मोजाइक। थोड़ा नीचे वाला जूम कर दीजिए ना। हाँ बेटा, okay, now can you see this? यस मैम। ये सो यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट जो था वो फेल हो गया, तो उसके बाद सिंगर निकोलसन ने जो एक्सप्लेन किया वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो मोजाइक तो आप समझते हो, आजकल कैमराज में ये वर्ड्स बहुत कॉमन यस होता है ना, मोजाइक वगैरह, मतलब वो कुछ पिक्सेल्स से रिलेटेड ऐसा कुछ होता है। एम आई राइट? यस मैम। मतलब वो ऐसा होता है कि जितना अच्छा होगा उतना वो क्लैरिटी देगा, और वो सेल्स जो होंगे मतलब क्लियर होंगे, वो फट नहीं जाएंगे, तो पिक्चर अच्छा होगा। दैट इज व्हाट द मोजाइक इज ना। तो मैम कैमरा में मोजाइक मतलब टाइप ऑफ ब्लर कर देना वैसा टाइप ऑफ। अच्छा, ब्लर, हाँ जो भी है, आई जस्ट डोंट नो रिगार्डिंग कैमरास, बट आई थिंक मोजाइक मोजाइक कुछ बोलते हैं कैमरास यस को। मैम। बेसिकली मोजाइक एक्चुअली क्या होता है कि जैसे बी का हाइव होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है, तो यस मैम। वो कैसे होता है, जस्ट होल्ड ऑन, मैं अभी वापस जूम करूँ। ठीक है, सी दिस, हमें जो ये ऐसे से जो ये दिखाई देते हैं, ठीक है, ये एकदम क्लियर होंगे तो स्ट्रक्चर उतना क्लियर दिखाई देगा। ये अगर ओवरलैप करेंगे तो वो चीज़ को खराब कर देंगे। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में क्या समझाया गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लूइड, ये जो मेम्ब्रेन है वो जो आसपास की सराउंडिंग है बस उसी तरीके से दिखता है, बट हाउ टू डिफ्रेंशिएट इट विद द सराउंडिंग, दैट मीन्स अगर पानी में तो पानी जैसा ही दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है, नथिंग इज क्लियर अबाउट इट। बट फ्लूइड मोजाइक मीन्स वो बिल्कुल पानी की तरह ट्रांसपेरेंट एक मॉडल है, जिसमें हम ये जो दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन ने, जो बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है क्योंकि वो काफ़ी सारे फंक्शंस को इजीली जस्टिफाई करता है। ओके, यस मैम डन। फाइन। आपको ये ईयर वगैरह वैसे इतना कोई नहीं पूछता है, सिर्फ मेंशन इसलिए किया गया है कि आपको पता चले कि ये कितनी नई डिस्कवरी है, या ये जो चीज़ चली आ रही है, आप हमारी जो ह्यूमन रेस है वो कब से उस चीज़ को जानती है। तो 1972 ज़्यादा पुराना नहीं बोलेंगे, ठीक है, अभी मतलब इट्स अराउंड 45 ईयर्स जैसा ही पहले, ठीक है। सो नो सॉरी, नॉट 45, बट वॉट एवर द कैलकुलेशन, बट इट्स नॉट टू ओल्ड, 1972। ओके, सो दैट पार्ट यू शुड नो रिगार्डिंग दिस। सो कैन यू इमेजिन, मतलब उसके पहले नो बडी नोज अबाउट द सेल मेम्ब्रेन मच, और अगर जानते भी थे तो वो फंक्शनली उसको समझाना और करना बहुत ही डिफिकल्ट था। उससे पहले कितनी सारी डिस्कवरीज हो गई सेल के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बारे में, क्या हो गया, बट nobody was knowing regarding the cell membrane. That was a quite difficult part to understand. Okay, so see this,
that, shall I change the slide beta? Yes, ma'am. Done. See this. So this fluid mosaic model जो है ये हमको बताता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी फ्लूइड है एंड फंक्शनली डायनामिक है। फंक्शनली डायनामिक मतलब लिविंग इन नेचर है, बहुत सारे फंक्शंस करता है, और डायनामिक है मतलब काफ़ी एनर्जी वगैरह का यहाँ पर एक्सचेंज जो है वो हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन फंक्शनली डायनामिक इन नेचर। नाउ सी दिस, एंड लिपिड प्रोटीन जो उसका एसोसिएशन है वो उसको थोड़ा सा हाइड्रोफोबिक बनाता है इन नेचर, एंड उसे सेमी फ्लूइड नेचर भी देता है। ठीक है, सेमी फ्लूइड मतलब अगर आप उसको वाटर के अंदर किसी सेल एनिमल सेल को रखोगे तो आप विदाउट स्टेनिंग अगर हमको देखना है तो आपको जो पर्टिकुलर सेल है वो सेमी फ्लूइड नेचर का है। तो जैसे हम पानी के अंदर कभी नहीं, जैसे एकदम ट्रांसपेरेंट सा गम या ट्रांसपेरेंट सा ऑयल कुछ Yes, उसमें डाल ma'am. देते, तो कैसे ऑलमोस्ट दोनों का जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है जो है वो बिल्कुल एक जैसा है, बट हाउ यू विल आइडेंटिफाई, जस्ट ड्यू टू द लिटिल बिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का अलग अलग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हो? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप ऐसे ही माइक्रोस्कोप के अंदर भी अगर लिविंग सेल देखना है तो यू हैव टू बी वेरी पावरफुल विथ योर आईज, बिकॉज तभी आपको वो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दिखाई देगा। ओके, so this part you should understand regarding this particular cell membrane. Then let's see that मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मतलब ये बहुत सारे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, क्योंकि यही एक एंट्री और एग्जिट जो है कंट्रोल गेट है जहाँ से सारी चीज़ें, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो किसी भी टाइप की दवाई हो, या चाहे वो हमारा जो है एक्सक्रीशन हो या कुछ भी हो, ये जो सेल मेम्ब्रेन है एज अ चेक पॉइंट काम करता है। मतलब किसको आना है, कितना आना है, क्यों आना है, कब आना है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करने वाला कौन है? दिस पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बिकॉज इट्स लिविंग इन नेचर, सो इट कैन टेक अप द डिसीजंस एंड ऑल दैट। ओके, सो दिस पार्ट यू शुड नो। नाउ सी दिस, दैट बेसिक हम एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं कि भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो चीज़ है जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन बिल्कुल नहीं, सॉरी, Sir, बहुत सारा होता होता है। है इसमें. एंड पैसिव मतलब विदाउट एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं की जाती है, सिंपली एक गेट्स ओपन होते हैं, चीज़ें एग्जिट एंट्री करती हैं और ट्रांसपोर्ट जो है वो होने लगता है। सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, नाउ सी दिस। मैम फंक्शनली डायनेमिक का मतलब एक बार बोल दीजिए. फंक्शनली डायनेमिक, फंक्शनली मतलब पहली बात तो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। डायनेमिक इन नेचर मतलब यहाँ पर जो एक्टिविटी है, जो भी इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक्टिविटी हो रही है, वो वो जो है वो बहुत ही मतलब सिलेक्टिव है और कंट्रोल्ड है विद द यूज ऑफ मतलब एनर्जी यूटिलाइजेशन है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड फंक्शनली डायनेमिक। मतलब वो ओके मैम. इंटेलिजेंटली चीज़ों को अंदर और बाहर करता है। ओके मैम. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज लिविंग इन नेचर है ना, इसीलिए। ठीक है, सो लेट्स सी दैट हाउ दिस पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन इज परफॉर्मिंग द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ओवर हियर। सो बेसिकली क्या होता है कि हमने ये जो स्ट्रक्चर पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं पहले। सो मैं पहले एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। सो Yes, ma'am. लिपिड बाई लेयर है क्योंकि
This is how the lipids are being associated. Then you have proteins. So extrinsic है अगर तो वो इस तरीके से होंगे. These are extrinsic. Can be here also. किसी भी तरफ हो सकता है. ठीक है. ना सपोज हो सकता है ये सेल का, ये जो सेल का है वो अंदर का पार्ट है, इनसाइड, और ये जो है वो आउटसाइड रीजन है. ओके. सो सेल के अंदर की तरफ भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के, और बाहर की तरफ भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की पॉसिबिलिटी है. नाउ इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक जो होते हैं वो पूरी तरीके से अंदर इस तरीके से सेट होते हैं. दिस इज हाउ द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर बीइंग सेट. ये चीज समझ में आई बेटा? यस मैम. ठीक है. अच्छा, कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं ना बेटा, वो ना एक्सट्रिंसिक होते हैं ना इंट्रिंसिक होते हैं. आप उनको सेमी एक्सट्रिंसिक या सेमी इंट्रिंसिक भी बोल सकते हो. तो वो इस तरीके से होते हैं. ठीक है. तो Yes, ये ma'am. सेमी है, ना एक्सट्रिंसिक में है ना इंट्रिंसिक में है. ये पार्शली अंदर है पार्शली बाहर है. सो दैट पार्ट, ये जो है आइडिया ऑफ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन यू शुड गेट. एंड नाउ सी दिस, apart from these lipids and proteins you may have some of the extra components also. ठीक है. तो अगर जैसे देखो इसके साथ अगर सपोज, क्योंकि ये लिपिड है तो सपोज इस पर्टिकुलर लिपिड के साथ मैम आपका वीडियो फ्रीज कर गया. कैन बी एनीथिंग. ओके. सो किसी भी चीज की एडिशन हो सकती है. सपोज अगर मैं जैसे यहाँ पर अटैच करती हूँ एक शुगर मॉलिक्यूल. ठीक है. तो अगर मैंने शुगर मॉलिक्यूल अटैच कर दिया है इस पर्टिकुलर लिपिड के उस मॉलिक्यूल से, सो दिस कैन बी नेम्ड एज ग्लाइकोलिपिड. ये चीज समझ में आएगा? यस मैम. ठीक है. अच्छा, हो सकता है कि कभी कभी लिपिड के साथ जो है अटैचमेंट हो जाए अगर ये पर्टिकुलर नए टाइप के मॉलिक्यूल्स की, और ये हैं प्रोटीन्स. सो दिस कैन बी नेम्ड एज लिपोप्रोटीन्स. इज इट क्लियर टू यू? मैम वो येलो कलर भी प्रोटीन ही है एक टाइप का. हाँ, एक प्रोटीन है जो आके अटैच हो गया एक्स्ट्रा वाला और लिपिड से आके अटैच हो गया, तो वो हो Okay, जाएगा ma'am. लिपोप्रोटीन. ठीक है. ऐसे बहुत सारे कोई और दूसरे 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 बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच हो सकते हैं इससे, बट उनकी जो नंबर है, उनका जो अटैचमेंट का जो परसेंटेज है वो बहुत कम ही होता है, तो वो मेजर इंग्रेडिएंट्स में कंसिडर नहीं होता है. ठीक है. सो दैट पार्ट वी शुड बी क्लियर. हो सकता है कई बार इसमें आयंस भी आके जुड़ जाते हैं, जैसे फॉस्फेट आके अटैच हो जाएगा तो लिपोफॉस्फेट हो जाएगा. ठीक है. अगर प्रोटीन से आके कुछ चीज़ें अटैच हो जाती है, अमीनो एसिड है क्योंकि, तो अमीनो एसिड्स के साथ बहुत सारी अटैचमेंट होना पॉसिबल है. सो दैट कैन बी वन मोर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस देयर. सो दिस इज व्हाट द बेसिक स्ट्रक्चर. सी दिस, ये है पर्टिकुलर फ्लूइड मोजाइक मॉडल. कैन यू सी दिस? यस मैम. ठीक है. तो देखो इसमें सभी आप देख सकते हो, ये इंटीग्रल मतलब अंदर वाला प्रोटीन है.
ये एक्सट्रिंसिक है, देखो बाहर से लगा हुआ है। सॉरी, मैं मार्कर यूज कर लेती हूँ। ये देखो, ये बाहर लगा हुआ है, यस मैम। ठीक है। ऐसे इसी तरह से ये भी एक देखो बाहर लगा हुआ है ऑलमोस्ट, ये एक्सट्रिंसिक हो सकता है, ठीक है। ये जो है वो इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक। ठीक है। ये भी इंट्रिंसिक है। फिर देखो कोलेस्ट्रॉल आके अटैच हो गया है, अटैचमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। देखो शुगर की चेन आकर लिंक हो गई है, तो ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि इनके बिना सरवाइव नहीं कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट दे आर प्रेजेंट। एंड दोनों जब भी लेयर्स को आप उसको खोलोगे तो देखो ये बाई लेयर टेल्स दिखाई दे रही है, यस मैम। ये और इधर भी है। मैम तो एक साइड में वो खुला रहता है पूरा नहीं स्ट्रक्चर। बेटा, ये सिर्फ दिखाया है तुम, ओके मैम। ठीक है। ये ओपन करके दिखाया हुआ है कि अंदर से ऐसा दिखता है, ओके मैम। ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो हाइड्रोफिलिक हेड, ये है फॉस्फोलिपिड्स, right? So this is how it will, this is called फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको सैंडविच मॉडल भी बोला जाता है, इसको जो ये सेमी फ्लूइड मॉडल भी बोला जाता है। अलग अलग नेम्स दिए गए हैं इस पर, बट इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। ओके, सो दैट इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन इज, ठीक है। यस मैम। जस्ट होल्ड इट। Right? So this is how you should understand fluid mosaic. अच्छा, अब हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट समझेंगे। सो हमने एक्टिव और पैसिव की जो बात की है, तो एक्टिव जो है, जो हम सबसे, क्योंकि एनर्जी यूटिलाइज करता है, तो उसको हम सबसे लास्ट में कंसिडर करते हैं। पहले हम पैसिव वाला देख लेते हैं कि पैसिव प्रोसेस जो है वो किस तरीके से हो रही है। सो पैसिव जो प्रोसेस है वो बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो सिंपल और फैसिलिटेटेड में अंतर क्या है? सिंपल डिफ्यूजन मतलब कि इट अकर्स थ्रू एनी मीन्स, मतलब उससे कोई भी एक पर्टिकुलर पैसेज या पाथ या मीडियम की ज़रूरत नहीं। वेल फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन है, तो इस पर्टिकुलर टाइप के डिफ्यूजन को कुछ चीज़ों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, मतलब तभी ये डिफ्यूजन परफॉर्म होगा, अदरवाइज ये डिफ्यूजन परफॉर्म नहीं होगा। ये चीज़ समझ में आ गई? यस मैम। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड, ठीक है। उसको कुछ फैसिलिटीज की चाहिए, उसे कुछ नीड्स है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, तभी ये इस जो टाइप का जो डिफ्यूजन है वो परफॉर्म किया जाए। मैम तो वो फैसिलिटीज एनर्जी का टाइप का होता है? नो, विदाउट एनर्जी, ओके मैम। ओके, विदाउट एनर्जी। फिर भी उनको कुछ स्पेशल ट्रीट्स चाहिए जो ये सब डिफ्यूजन को परफॉर्म करे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ्यूजन समझ लेते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। सिंपल, अभी हमें ये नहीं समझना है कि सिंपल डिफ्यूजन की बात करें या फैसिलिटेटेड। अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज मैम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर हाँ, कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन। आप अभी ऑफलाइन क्लासेस में थे ना बेटा? यस मैम। अभी 10th के ऑफलाइन क्लासेस में, यस मैम। जब 10th का रिवीजन हो रहा था, यस मैम तब थे।
तब डिफ्यूजन किया था क्या? यस मैम। ओके फाइन, तो बहुत अच्छी बात हो गई। सो डिफ्यूजन, हम ये चीज़ समझते हैं कि डिफ्यूजन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं तो ये हमने बेसिक हमें समझना है कि वो किसी भी चीज़ में होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड्स में भी हो सकता है, और वो गैशियस में भी हो सकता है। सो any type of thing can perform diffusion in any medium, okay? और उसको कोई भी ऐसे बैरियर्स नहीं है कि मुझे जो है पर्टिकुलर इसी टाइप की कंडीशंस चाहिए या इसी टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए तभी डिफ्यूजन जो है वो परफॉर्म। सिंपल सी चीज़ है कि फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अगर चीज़ें ट्रैवल करती हैं तो वो डिफ्यूजन, ठीक है? सो दैट पार्ट वी शुड अंडरस्टैंड। नाउ सी दिस, दैट सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है? सो सिंपल डिफ्यूजन मीन्स the movement of particles from an area of higher concentration to area of lower concentration, okay? Any particle, अगर हम फूड पार्टिकल्स की बात करें तो भी, हम वेस्ट मटेरियल की बात करें तो भी, हम गैशियस लिक्विड या सॉलिड फूड की, या गैशियस लिक्विड या सॉलिड वेस्ट किसी भी, क्योंकि अब हम सेल्स पढ़ रहे हैं तो सेल्स में यही सब चीज़ें इंक्लूडेड है। इधर हम फूड की बात करेंगे और हम वेस्ट जो रिलीज करता है एक सेल उसकी बात करें। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या है कि पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, कोई भी हजार्ड्स नहीं होते हैं, या और कोई भी किसी भी तरीके का वो बोलते हैं ना स्पेशल रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते, बस हायर से लोअर जो है वो मेन चीज़ है। वंस कॉन्सेंट्रेशन दूसरी तरफ भी ज़्यादा हो जाएगा तो वो मूवमेंट जो है वो बंद हो जाएगा, फिर जिस तरफ ज़्यादा होगा वहां से कम की तरफ ट्रैवल करेगा। दैट इज व्हाट द सिंपल रूल फॉर द सिंपल डिफ्यूजन इज, ठीक है? नाउ सेकेंड इज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूज क्या है? इट्स अ डिफ्यूजन ऑफ H2O, क्योंकि ऑस्मोसिस की जब हम बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द वाटर। वाटर। ये चीज हमको दिमाग में अच्छे से डाल देनी है कि हम सिर्फ और सिर्फ पानी की बात करें, ठीक है? क्योंकि ऑस्मोसिस में मूव से वाटर होगा, सॉल्यूट मूव कभी भी नहीं, ठीक है? सो ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है? डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वो अपने हायर से अपने लोअर की तरफ ट्रैवल करेगा, यस मैम। ठीक है? सो मैम तो वाटर का जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो वाटर जाएगा मैम उसे डिफ्यूजन भी तो कह सकते हैं, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। नो बेटा, डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट जैसा कुछ भी नहीं, ओके मैम। ठीक है? अगर ऑस्मोसिस है तभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो इंक्लूडेड है, अदरवाइज डिफ्यूजन में ऐसे कोई भी मेम्ब्रेन का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके मैम। ठीक है? तो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो देखो मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपने क्लास 10th में अमीबा पढ़ा था, यस ठीक मैम। है? तो अमीबा में हमने ये पढ़ा था कि वो फूड जो खाता है, जो उसके अंदर होता है, वो फूड जो है वो पूरे सेल में मूव करता है एक वैक्यूल के थ्रू, और इस मूवमेंट के टाइम पर ही वो पूरा डाइजेस्ट होता है। ये पढ़ा यस था मैम। आपने, है? मैम तो डायपेटिसेंस। हाँ, तो वो डाइजेशन करता है, ये करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो ये न्यूट्रिशन है वो इन सब जगह पर जो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हुए जाता है। तो एक्चुअली क्या है, मतलब इन सब जगह न्यूट्रिशन जो है वो कम है, ठीक है? तो वो ये पर्टिकुलर यहाँ पर जब वो ये चीज दे रहा है तो बीच में कोई मेम्ब्रेन जैसा है, यस मैम। इस ये जब ये जो चीज यहाँ पर सप्लाई कर रहा है तो देर इज नो बाउंडेशन कि भाई एक मेम्ब्रेन के थ्रू ही कुछ पास होगा। वंस इट इज रिलीज इट विल बी इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द होल्स, एम आई राइट? यस मैम। ठीक है? सो
एक्चुअली डिफ्यूजन में क्या, जैसे ही उसने दिया तो जिस तरह न्यूट्रिशन पास ऑन किया, तो जहाँ जहाँ कम कंसंट्रेशन था वो पास हो गया, चाहे वो वाटर डिजॉल्व हो, चाहे वो जो सॉल्यूट है उसको मिक्स करके पूरी तरह से कुछ सॉल्यूट वो बनाया गया है पेस्ट जैसा, वो भी अगर अंदर जाता है तो वो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट। सो डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ऑस्मोसिस में ये कंपलसरी है कि हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करें। यस मैम। ठीक है, so down its concentration gradient. And see this, regarding osmotic pressure, solutes within a solution create a osmotic pressure, a pressure that pulls water. ठीक है, अच्छा, अगर सपोज मैं एक सेल की बात करती हूँ, गिविंग यू सपोज सम सेल्स होती है ए बी सी, ठीक है, 3 सेल है हमारे पास, हम तीनों में अलग अलग सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन डालेंगे। सपोज इसमें मैंने कॉन्सेंट्रेशन किया है 50%, इसमें मैंने कॉन्सेंट्रेशन किया है 100%, इसमें मैंने कॉन्सेंट्रेशन किया है 200%। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सब जगह इन तीनों सेल्स में से सबसे ज्यादा किस में होगा? मैम 200 प्रेशर 200% जिसमें रहेगा। हाँ, सेल सी में, क्योंकि यस मैम। सबसे ज्यादा सोल्यूट है, और सबसे ज्यादा सोल्यूट है वो क्या चाहेगा कि जल्दी से जल्दी मैं सराउंडिंग से वाटर ड्रू करूं, अपने अंदर पुल करूं, सो यस दैट मैम। आई कैन न्यूट्रलाइज दिस पर्टिकुलर सोल्यूट। तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है। सोल्यूट क्या क्रिएट करता है? ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर, मतलब ऑस्मोसिस करने के लिए प्रेशराइज करता है चीजों कि भाई ऑस्मोसिस करो, पर तभी ये सॉल्यूट जो होगा वो डाइल्यूट होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है प्रेजेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन द सेल वेरेवर इट इज। अगर किस मीडियम में है तो भी, या सेल के अंदर है तो भी, सेल के बाहर है तो, कहीं पे भी मैम तो जाओ। ऑस्मोटिक प्रेशर आउटसाइड तो मतलब सॉइल से सेल वॉल में प्रेशर लगता है ना। हाँ, आउटसाइड एनवायरनमेंट में भी क्रिएट हो सकता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से क्रिएट होगा। बहुत सिंपल सी ओके। फंडामेंटल कि अगर एक बीकर है उसमें एक सेल है, जिसमें सेल में 50% ही कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट का, बट जो आपने उसको जिस मीडियम में डाला है, अगर उसमें सॉल्यूट जो है वो 1000% है, तो प्रेशर क्रिएट होगा ना वाटर ड्रिव करने के लिए, यस सेल मैम। के अंदर से वो पानी लेगा। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा? आउटर सराउंडिंग, और वो मैम पानी इनवर्ड में होगा। इनवर्ट में बेटा। मैम इनवर्ड में कुछ प्रेशर क्रिएट होगा मतलब फ्रॉम द सेल वॉल टू द साइटोप्लाज्म। नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर ड्रिव होगी। ओके मैम। ठीक है, सो दैट पार्ट वी शुड अंडरस्टैंड कि सॉल्यूट्स की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर की क्रिएशन होती है, अदरवाइज सॉल्यूट नहीं है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी जीरो हो जाए। अंडरस्टूड दिस? यस मैम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू शुड बी क्लियर। सो लेट्स सी दिस, हम 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। So see this, that first of all hypertonic, the more solute a solution contains, the greater the osmotic pressure that solution will have. And a solution with higher concentration of solute than other solution is called hypertonic. अच्छा, then another solution, मतलब उसके नेबरिंग एरिया में, नेबरिंग सराउंडिंग में उसको कंपेयर करके लिखा गया। ठीक है, बहुत सिंपल सी एक मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज इफ आई हैव दिस कलर इन फ्रंट ऑफ, अच्छा बताओ मुझे ये कौन सा कलर? मैम ब्लू। ब्लू, कैसा ब्लू? सी ब्लू। सी ब्लू। अच्छा, डार्क है या लाइट मीडियम। है? मीडियम। कैसे पता चला आपको मीडियम है? मैं आपको एक कंपैरिजन, यस सी मैम दिस। कंपेयर करके। हाँ, सो
हम मीडियम, लो और हाई जब बात करते हैं, इफ आई हैव दिस, अब Yes, डिफरेंस ma'am. Lighter. है ना, ये लाइट है। Yes, इफ आई ma'am. हैव दिस, Yes, ma'am. Darker. डार्क। ठीक है, तो जब भी हम सॉल्यूशंस भी देखेंगे ना बेटा, तो हम इंडिविजुअल सॉल्यूशन को हाइपर, हाइपो या आइसो नहीं बोल सकते। हम दो चार चीजें हमारे पास प्रेजेंट है रहेंगी जो उसके आसपास, या दूसरी भी एक कोई भी दूसरा भी एक चीज रहना चाहिए, तभी हम उस पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम हाइपरटोनिक बोल सकते हैं, या हाइपोटोनिक बोल सकते हैं, या आइसोटोनिक बोल सकते हैं। अकेला किसी बीकर में आपने शुगर घोल के रख दिया और आप बोल रहे हो कि मैंने 10 स्पून ऑफ शुगर डाला, ये तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। नो, तब आप क्या वर्ड यूज करोगे, वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। Yes, ma'am. ठीक है, हम क्या टर्म्स यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड, हम हाइपरटोनिक Concentrated. नहीं यूज करेंगे। हाँ, अगर आपने 2 बीकर्स लिए हैं और दोनों में सॉल्यूशन क्रिएट किया है, एक में 5 स्पून शुगर डाला है, एक में 10 स्पून शुगर डाला है, तो जो 10 स्पून वाला है वो हाइपरटोनिक हो गया, जो 5 स्पून वाला है वो हाइपोटोनिक। अंडरस्टूड Yes, दिस? ma'am. ठीक है, इंडिविजुअली यू विल टॉक जस्ट कि हाँ भाई कॉन्सेंट्रेटेड चीज है, कितनी कॉन्सेंट्रेटेड है, किससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यू नो, यू डोंट नो। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स देन अनदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक इन नेचर। ओके, नाउ डेफिनेटली जो भी हाइपरटोनिक कंडीशन होगा तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स टेंड टू डिफ्यूज इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर पुल्स द वाटर। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो ओपी है और ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, तो वो पानी को अपनी तरफ पुल करेगा। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर ये जो पर्टिकुलर बीकर है और इसमें जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये हाइपरटोनिक है अगर, ठीक है, तो मैं इसके अंदर एक सेल डाल देती हूँ। लेट मी पुट वन सेल इनसाइड दिस। अगर मैं सेल डालती हूँ तो क्योंकि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा, सेल में से जितना भी, Flaccid हो जाएगा. यस, सेल में से भी जितना भी पानी है वो सभी का सभी कहाँ पर बाहर आ जाएगा, इस सॉल्यूशन। Beaker. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. है ना? और सेल विल, जो होगा सेल कैसा हो जाएगा, Shrink. श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओके, सो दैट वी शुड नो। और ये जो हो रहा है वो किसके बेसिस पर हो रहा है, ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे, Osmosis. क्योंकि Yes, ये ma'am. जो मेम्ब्रेन है वो क्या क्रिएट करेगा, सेमी परमिएबल। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. ओके, नाउ मैम एक मिनट, वो लास्ट पार्ट कॉपी नहीं हाँ, है. मैम ग्रेनेट का मतलब भी श्रिंक कर जाना. हाँ, सिकुड़ जाना, सूख जाना, क्रिप। ओके मैम. यस मैम, डन. Now see this. In contrast to that hypertonic, we are studying hypotonic. तो डेफिनेटली हाइपोटोनिक है, कम सोल्यूट्स हैं एज कंपेयर टू अनदर सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, दैट मीन्स हमें एक बहुत सिंपल सा फंडा फॉलो करना है कि सॉल्यूट ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा, सॉल्यूट कम तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी यस मैम. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस मैम. ठीक है, सो इफ सेल्स आर केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन डेफिनेटली सेल जो होगा वो क्या करेगा, अपने अंदर सारा पानी भर लेगा। ठीक है, और उसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा, फटने का डर रहेगा।
Turgid. yes, tension create करेगा and that will lead to the lysis. मैम स्वेल कर जाने को लाइसिस बोलते हैं? नहीं, lysis मतलब टूट जाना, फट जाना. ओके मैम. lysis means to break down. यस मैम. क्योंकि इतना ज्यादा वाटर का प्रेशर उसके अंदर क्रिएट होगा सेल के अंदर कि कुछ टाइम बाद वो है ना मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करने की कोशिश कर, इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट. यस मैम. ठीक है. तो वो जो हमने नॉर्मली ये सब चीजें हम कब देखते हैं, जैसे आप वो जो मम्मा जो बोलती है ना ये छोले वगैरह भिंगाती है, तो आपने देखा होगा कि वो ओवरनाइट आप उसको सोक करो यस ज्यादा मैम, पानी में. बल्ज कर हाँ, जाएगा. बल्ज कर जाएगा. और बहुत ज्यादा सोकिंग करो तो एक ट्रांसपेरेंट लेयर भी यस उसमें से मैम. बाहर आ जाती है, वो सेल वॉल निकल जाता है. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, सेल वॉल मतलब अलग डिसोसिएट होने कर जाता लगता है. है. हाँ, तो उस वजह से. और बाकी जो सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या होता है वो अभी मैं आपको पिक्चर्स में शो करूंगी, जो ये लाइसिस जो आप पढ़ रहे हो एक्चुअली में क्या होता है. ठीक है. सो दिस पार्टी फर्स्ट हाइपोटोनिक, देन वी हैव आइसोटोनिक कंडीशन, मतलब दोनों जगह पर अंदर बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए. ठीक है. when cells and their extracellular environments are isotonic, the concentration of water molecule is same outside and inside the cells. So वाटर जो है वो इन आउट दोनों पास करता रहेगा और इस ये जो है वो सेल की नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करता है. ठीक है. जो हमारी बॉडी में ये आइसोटोनिक, जो हमारी बॉडी क्यों ऐसे है कि हम चाहे कितना भी पानी पी लो फिर भी हम बल्ज नहीं हो जाते, ऐसा है कि हम फट जाएंगे थोड़ी देर में. हाँ, पेट आपका थोड़ी देर के लिए लगेगा कि बाप रे बहुत पानी पी लिया, बट वो भी थोड़ी देर में सटल हो जाता है. फिर ऐसा नहीं है कि आप अगर बिना पानी के हो और आपके अंदर पानी अगर कम हो रहा है तो आप श्रिंक होके 6 फीट से अचानक से 6 इंच के हो जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल. ठीक है. सो साइज चेंज नहीं होगा आपका किसी भी हालत में, बट हमारी बॉडी या हम ऐसा नहीं कि हम इंटरनली अगर हमारे अंदर वाटर की कमी हो जाती है तो हमारे ऑर्गन सिकुड़ गए, हार्ट जो साइज था वो छोटा हो गया, किडनी छोटी हो गई, ऐसा नहीं. ठीक है. तो जो हमारी किडनीज है वो हमारी बॉडी का आइसोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करती है, जिसको हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं. सो इसलिए किडनी जो है वो ब्लड फिल्टर करती है और ब्लड में से वाटर, ब्लड में से ही वो यूरिन फॉर्मेशन करती है बेसिकली. आपने नेफ्रॉन पढ़ा होगा क्लास 10th में. यस मैम. ठीक है. सो ब्लड में से वो एक्सेस ऑफ वाटर को ड्रीव करना, अगर पानी कम है तो उसको वापस दे देना टिश्यू को, ये सारी चीजें जो है वो किडनी मेंटेन करती है. इसलिए जिन लोगों की किडनी फेल हो जाती है, जो लोग मतलब जिनकी दोनों किडनी फेल हो जाती है, आपने सुना होगा कि वो लोग टॉयलेट नहीं जा सकते. यस मैम. ओके. इफ यू डोंट नो दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट कि जिसके दोनों किडनी फेल होते हैं उसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन ही नहीं होता, तो उसको कभी भी है ना टॉयलेट नहीं जाना होता है, मतलब वो खत्म हो जाता है प्रोसेस. और उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि जो एक्सेस ऑफ वाटर रिमूवल थ्रू यूरिन होना चाहिए वो जब नहीं होता है, ऐसे लोगों का जो बॉडी है वो बल्ज होना शुरू हो जाता है. अगर आप ऐसे पेशेंट्स को देखोगे है ना, जो जिनके दोनों किडनी पूरी तरह से फेल है और उनको अगर आपने डायलिसिस नहीं दिया मतलब उनके रिक्वायर्ड टाइम, तो वो उनके लिए एक तरीके से मर्डर जैसा है. अब अगर आप उनको डायलिसिस नहीं देते तो आपने उसका मर्डर कर दिया, क्योंकि उनके ये जो पार्ट है ये पूरा फूल जाएगा, आइस के नीचे पूरा बल्ज हो जाएगा, धीरे धीरे उनके ये जॉइंट्स जो होंगे वो बल्ज होना शुरू होंगे. फिर ये जो स्वेलिंग है वो बॉडी के हर पार्ट में दिखाई देगी, धीरे धीरे इंटरनल ऑर्गन स्वेल करेंगे एंड देन द पर्सन विल डाई. अंडरस्टूड. मैम बट जो लोग का किडनी फेल हो जाता है मैम कैथेटर तो यूज करते हैं वो लोग. हाँ, देखो बेटा, जो मैं क्या बता रही हूँ, जो 100% फेलियर्स,
ठीक है, यस जिनको मैम। कंपलसरी डायलिसिस पर ही वो लोग जीवित है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनके साथ ये कंडीशंस होती है। पर यू नीड डोंट नो दैट कि उनको राइस और ये सारे फ्रूट्स, जूसेस, ये सब कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होते हैं, क्योंकि ये अगर राइस वो खाते हैं तो बॉडी जो है वो ब्लड को थोड़ा सा डाइल्यूट करती है, मतलब राइस खाने से ब्लड थोड़ा सा डाइल्यूट होता है, और उसके वजह से क्या हो जाएगा कि ज़्यादा वाटर अमाउंट ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन के लिए लीड करेगा। तो ये सारी चीज़ें उनको रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि उनका होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं। यस मैम। मैम डायलिसिस में क्या करते हैं? डायलिसिस में क्या करते हैं? डायलिसिस में बेटा हमारा एक ब्लड वेसल लेते हैं और उसको बॉडी के बाहर लेके आते हैं और उसको एक मशीन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उस मशीन से कनेक्ट होने के बाद क्या होता है, वो ब्लड जो है आपका वो इस पैसेज से पास किया जाता है, और ये जिस पैसेज के थ्रू पास हो रहा है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना है, ये पर्टिकुलर पैसेज। तो और इस जगह पर आसपास, जैसे हमारी किडनी के अंदर जो टिश्यू फ्लूइड का कंसंट्रेशन होना चाहिए, उस तरीके का यहाँ पर Na और K+ और इन सब का कंसंट्रेशन। तो जब ये ब्लड इस जगह से पास होता है तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पर सारा जो एक्सेस ऑफ वाटर है, ब्लड जो है वो क्या करता है, इस जगह पर रिलीज कर देता है, जो कि यूरिन फॉर्मेशन होना चाहिए था वो, बट इनकी किडनी फेल है तो ये चीज़ नहीं होती है, तो ये आसपास का जो यूनिट है वो एक्सेस ऑफ वाटर को अपने अंदर ले लेता है, और फिर ब्लड जो है वो इस मशीन से बाहर आता है, और उसके बाद वो आपके दूसरे ब्लड वेसल से कनेक्ट करके उसको बॉडी के अंदर लगा दिया जाता है। तो मैम तो मतलब यूरिया तो निकल ही नहीं रहा है बॉडी से फिर? यूरिया भी इसमें होता है बेटा सिस्टम, यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर, सब कुछ, मतलब जो यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे होना चाहिए था वो ये मशीन कर। ओके मैम। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि फिर ये उसको वापस यहाँ से कोई दूसरे ब्लड वेसल में ये आउटलेट कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि ब्लड जो है वो अब उस वेसल से अंदर वापस बॉडी में चला जाए। और 5 लीटर, 5 से 6 लीटर जो ब्लड होता है हमारा, उसको फिल्टर होने में कम से कम इट रिक्वायर्स 6 आवर्स, 7 आवर्स, ऐसे घंटे लगते हैं। तो जो लोग डायलिसिस वाले पेशेंट होते हैं उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि 6 to 7 hours they cannot move from one place to another, they have to sit, because उनकी बॉडी है जो इस मशीन से कनेक्ट है। मैम तो वो मशीन एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता है? यस, एक्सटर्नली आपका ब्लड बाहर आएगा, वो डायलिसिस होगा और फिर वो अंदर। सो इट्स अ पैथेटिक वन, it's not that easy for those patients, and बेसिकली डोनेशन वगैरह से किडनी मिल जाता है अगर, बट मिल भी एक्चुअली जो डोनेट होता है वो क्या होता है, सिबलिंग का किडनी डोनेट हो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इट कैन मैच इजीली एंड बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है। सारे किडनीज को एक्सेप्ट भी नहीं करती है, उसके बाद पेशेंट की जो लाइफ है वो ज़्यादा लंबी नहीं रहती है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम। ठीक है, तो मरना उसको कैसे भी है, किडनी मिलती है तो भी मरेगी, एक दिन मर जाएगा, नहीं मिलती है तो भी मर जाएगा। ये दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सो दिस इज व्हाट द आइसोटोनिक कंडीशन बेसिकली। ऐसे ओपन एनवायरनमेंट में आइसोटोनिक कंडीशंस आपको नहीं मिलेंगी, कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में ही आपको आइसोटोनिक कंडीशंस मिलेंगे, जैसे हमारी बॉडी के किडनी में, हमारी हर जगह बॉडी में आइसोटोनिक कंडीशंस नहीं है, बट किडनी मेंटेन। ठीक है, सो दैट दिस यू हैव टू सी दिस स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस, जो लाइसिस आपने देखा ना उसको देखो। मैम थोड़ा जूम। यस हाँ, मैम। सी, देखो ये नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल है, ये सेल वॉल है और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर। ठीक है, एंड जो उसका साइटोप्लाज्म है वो उसके अंदर ये पूरा ग्रीनिश उसका साइटोप्लाज्म। अब सेल शोइंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये जो सेल है उसको हमने
हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दिया तो वो वाटर लूज कर रहा है, तो देखो जो साइटोप्लाज्म है वो सिकुड़ना शुरू हो गया। कैन यू सी दिस? यस मैम। सिकुड़ जा रहा है, छोटा छोटा होता जा रहा है, छोटा होके वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, एक जगह पर आके रेस्ट्रिक्ट हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन, ये प्लाज्मोलाइसिस हो, ठीक है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा वाटर अंदर चला जाएगा तो सेल का लाइसिस हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस? यस मैम। ये बल्ज हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट होगा आउटर वॉल्स पे, तो वो सेल को बर्स्ट कर देगा। दैट टाइप ऑफ लाइसिस। एंड प्लाज्मोलाइसिस मींस श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। अंडरस्टूड? यस मैम। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आपको 11th क्लास में है बेटा, स्कूल खुलेगा तो लैब में ये करवाया जाएगा। स्पेशली मैं आपको बता देती हूँ कि फ्लावर्स के पेटल्स के साथ, स्पेशली रोज पेटल्स और ये सब के साथ, ये बहुत जितने भी ब्राइट कलर फ्लावर्स होते हैं उसमें ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में। सो आपको कैसा दिखेगा वो भी देख लो, ये ऐसा दिखेगा। Okay. सी दिस, ये देखो नॉर्मल सेल्स देखो कितने अच्छे से हैं, यस मैम। साइटोप्लाज्म पूरा है ना, टारजेट है यस। पूरी तरीके से। बट जब उनको उनका प्लाज्मोलिसिस हो रहा है तब देखो कैसे हो जाए, श्रिंक कर गया। श्रिंक हो गया ना पूरी तरीके से, ऐसे पूरा श्रिंक हो जाएगा। या आप जब करोगे अपने लैब में तो आप होते हुए देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर। जैसे ही आप परफॉर्म करोगे ना तो आपको सॉल्यूशन आपकी टीचर ऐसे ही सिखाएगी कि आपको माइक्रोस्कोप में देखना है और वो सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड करते जाना है स्लाइड के ऊपर। जैसे ही आप ऐड करोगे माइक्रोस्कोप में तो आप अपने आप वहाँ पर श्रिंकिंग होते हुए लाइव सेल्स के अंदर देख सको। तो ये सब आपने अनियन सेल तो देखा ही होगा स्कूल में, यस मैम। ठीक है। तो मैम बस चीक सेल और अनियल सेल। हाँ वो दो चीज बस। तो ये जो कल ये पेटल्स के सेल्स होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम ऐसे होंगे या फिर हेक्सागोनल होंगे, थोड़े ऐसे सर्कुलर टाइप कुछ भी होंगे, पर ऐसे ही दिखेंगे। जब पहले आपको पेटल जो है उसका एक सेक्शन लेना पड़ेगा, वो आपकी टीचर आपको सिखाएगी सेक्शन कैसे लेते हैं। सेक्शन लेने के बाद उसको जब आप माइक्रोस्कोप में नॉर्मल वाटर में देखोगे, जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें देखोगे तो ऐसा दिखेगा, और ये ऐड सॉल्ट ऐड करने के बाद वो ऐसा दिखेगा। यस मैम। ओके, सो दिस इज व्हाट द वन ऑफ द बहुत अच्छा। मैम थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना हाँ, कॉपी। ये वाला। यस मैम। मैम ऑनलाइन में तो एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं होगा ना? एक्सपेरिमेंट्स बेटा अगर हम करते भी हैं तो वो तो डेमो जैसा है, मतलब जो आप यूट्यूब पे देखोगे वही यस वही मैम। फील आएगा आपको, है ना। जो आपको स्किल डेवलप करना है, मतलब परफॉर्म करके, वो आप जब तक लैब विजिट नहीं करोगे ना बेटा तब तक स्किल नहीं डेवलप होगा। how to means how to handle the slide, how to handle the cover slip, how to manage your section, आपको कैसे चीजों को मतलब मैनेज करना है। आपका सेक्शन गायब नहीं हो जाने बहुत, आपको क्या लगता है पूरा पैटर्न देखने को मिलेगा? नहीं, पूरा पैटर्न तो बहुत बड़ी चीज है माइक्रोस्कोप में, एक हल्का सा स्ट्रैंड रखा जाएगा बस उसका, यस मैम। ठीक है। तो वो गायब नहीं हो जाना चाहिए माइक्रोस्कोप के नीचे से कि मेरा तो सेक्शन ही चला गया पानी डाला तो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो स्किल जो है ना बेटा वो आपको परफॉर्म करके ही आएगी। अगर मैं यहाँ पर आपको परफॉर्म करके दिखा भी दूंगी तो वो डेमोन्स्ट्रेशन ही होगा जो आप इंटरनेट वगैरह पे देख सकते यस मैम। हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट द मीन्स। होपफुली कभी हो सकता है ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो आप वर्चुअली परफॉर्म भी कर सकते, ठीक है। बट स्टिल अभी तो ये कोई चीज़ है, बट दिस इज वन ऑफ द, एक तो जो हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा, जो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स और प्रोटीन्स के लिए भी प्रैक्टिकल्स हैं बायोकेमिस्ट्री के। तो वो आपने पूछा बेटा स्कूल में मैम को कि मैम प्रैक्टिकल की थियरी पढ़नी है या नहीं है? नहीं मैम वो तो नहीं पूछा। Okay, just ask her if you have to go through the theory of the practicals also, then carbohydrate, proteins और lipids के कुछ टेस्ट होते हैं,
तो वो रिएक्शन वाइज टेस्ट है। कुछ जो आपके वो ये क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल जर्नल में दिया हो, तो हर रिएक्शन को हम इस सॉल्यूशन के साथ क्यों कर रहे हैं वो उसका जस्टिफिकेशन है। सो दैट जो आप केमिस्ट्री वगैरह में करोगे बस उसी तरीके से। मैम प्रैक्टिकल का थियोरी होगा कि नहीं वो पूछना है। हाँ, तो वो आपको पूछना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रैक्टिकल्स का क्या वो है दिस यस ईयर, मैम। मतलब किस तरीके से होगा, होगा या नहीं होगा, क्या करना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, पूछ लेना अपने स्कूल टीचर। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि अगर अभी रिक्वायरमेंट है तो हम अभी पढ़ लेंगे, और अगर अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो एट द एंड मीन्स जब सिलेबस थोड़ा एंड होने को आएगा तब ये प्रैक्टिकल थियरीज पढ़ लेंगे। तो एक मैम बट अभी तो स्कूल तो खुलेगा तो नहीं, तो मतलब प्रैक्टिकल्स तो जाके तो ना होने का चांस तो कम ही है। वी कैन से दैट बट वी नेवर नो ना, बोर्ड व्हाट द बोर्ड डिसाइड्स बेटा, यस है मैम। ना। वो शायद यूं ही कह दे कि भाई थियरी पे ही जजमेंट होगा, थियरी पे होगा तो यस। फिर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो हम थोड़ा सिलेबस जब एंड होगा तब हम करेंगे, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा चैप्टर भी एक बार रिवाइज हो यस मैम। जाएगा। सो दैट, सो ये इस चैप्टर के लिए ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस, एक तो ये हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक आइसोटोनिक का प्रैक्टिकल होगा, और एक ये प्लाज्मोलिसिस का स्पेशल प्रैक्टिकल। ओके मैम। ठीक है, so this is what you should, this part you should. Shall I proceed? यस मैम डन। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड है फैसिलिटी वाला, ठीक है। सो जस्ट सी दिस दैट जब भी कोई चीज़ आसानी से अंदर नहीं जाती है तो वो मदद मांगती है चीज़ों से, तो ठीक है। तो हियर व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर पा रहे, क्यों क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ड्यू टू देयर साइज और पोलैरिटी। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं जो कई बार रेस्ट्रिक्ट करती हैं, मतलब ये जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल। वो बहुत ज्यादा चूजी है, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव, वो हर चीज को अंदर तो आने नहीं दे रहा है। अब जब अंदर नहीं आने दे रहा है तो साइज और पोलैरिटी ये पहले रेस्ट्रिक्शन है कि भाई उसको साइज नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा साइज है तो वो अंदर नहीं आने देगा। पोलैरिटी उसकी ऐसी है कि वो हेड्स जो है लिपिड के जो हेड्स है उसकी तरफ वो प्रोसीड ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो सोल्यूबल है, और अगर यहाँ पर जो है सेम पोलैरिटी वाली चीज आती है तो वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि भाई इसको आने दूं या नहीं आने दूं। और अगर सेम चार्ज की नहीं है तो भी उसको अट्रैक्ट करता है कि भाई आने दूं या, ये सारा डिटेक्शन जो है वो इंटेलिजेंट डिटेक्शन वो ये पूरा सेल मेम्ब्रेन कर सकता है। सो पोलैरिटी भी वो जज करता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, अच्छी है या बुरी है, मुझे अंदर आने देना चाहिए या नहीं आने देना चाहिए, वो चीज डिसाइड होती है। सो कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज रिगार्डिंग द ग्लूकोज। जो हम नॉर्मल एक ग्लूकोज की बात करते हैं, वेयर इट इज यूज टू मेक एटीपी। ग्लूकोज सेल को अंदर क्यों चाहिए, क्योंकि सेल तभी तो एटीपी बना पाएगा ना, एनर्जी बना पाएगा। अगर यस मैम। ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा तो एटीपी बनेगा नहीं। ठीक है, अब ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड, ठीक है, वी नो दैट 6 कार्बन से बना, 6 कार्बन से बना हुआ है तो बड़ा सा थोड़ा सा चेन है। तो अब ये जो है वो इस लिपिड बाइलेयर को सिंपल डिफ्यूजन से अगर पास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो लार्ज भी है और पोलर भी है। ठीक है, तो ये पूरे इशू को रिजॉल्व अगर करना है, अगर इसको सोल्यूशन लेकर आना है, तो इसके लिए हमारे पास ये जो प्रोटीन्स हैं बाइलेयर में, वो प्रोटीन जो है वो एक पैसेज का काम करेंगे, मतलब कैरियर का काम करेंगे। ठीक है, सो स्पेशलाइज्ड कैरियर प्रोटीन्स कॉल्ड glucose transporter will transport glucose molecules into the cell to facilitate its inward diffusion.
तो ये जो पर्टिकुलर जो हमने प्रोटीन्स पढ़े ना, ये वाला इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक भी हो सकते हैं, इंट्रिंसिक, कोई भी एक जो है वो इस पर्टिकुलर ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बनेगा। अच्छा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कैसे बनेगा? तो ये जो प्रोटीन है वो अपने अंदर एक टनल जैसा क्रिएट करेगा। वो जो टनल होगा वो उसी साइज का होगा जिसमें से ग्लूकोज अंदर जा सकता है। आया समझ में? मैम वो टनल खुला रहेगा? नहीं, वो खुला मतलब वो ग्लूकोज के लिए खुला रहेगा, बाकी किसी के लिए। मैम मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल ग्लूकोज। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ओनली फॉर, ओके मैम। ठीक है। तो ये जो है वो कैरियर प्रोटीन का काम क्या है कि वो सिर्फ अलाउ करेगा कि भाई मेरा काम तो वो क्योंकि उसके पास, ये समझ लो कि उसके पास जो एंटीने हैं, जो ससेप्ट करने की चीजें हैं, वो सिर्फ ग्लूकोज को आइडेंटिफाई करती है कि भाई मैं तो तुमको पहचानती हूँ तो तुम मेरे घर में आ सकते हो, बाकी जिसको मैं नहीं जान सकती हूँ वो मेरे घर के बाहर है। आया समझ में? यस मैम। ठीक है। सो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेंगे। अच्छा, उसी तरीके से बेटा दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज को लेकर आए, तो फ्रक्टोज को लाने के लिए उसका ट्रांसपोर्टर अलग। ओके मैम। आया समझ में? सो सभी कैरियर प्रोटीन जो है वो अलग अलग टाइप के होंगे। जो अब देखो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स को भी अंदर जाना है, तो अमीनो एसिड के साइज के हिसाब से जो प्रोटीन्स होंगे, जो होंगे वो भी अलग होंगे, बिकॉज और ये पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है इससे, ठीक यस मैम। है। सो दैट पार्ट यू शुड अंडरस्टैंड। तो ग्लूकोज हुआ, एमिनो एसिड्स हुए, या कुछ विटामिन हुए, ये सारी चीजें जो है वो इन्हीं के थ्रू जाती है। अच्छा, अभी एक होता है, ये है कैरियर प्रोटीन, ऐसे ही चैनल प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो समझ में आएगा। सो वी हैव चैनल प्रोटीन्स, वी हैव कैरियर प्रोटीन्स, और एक और स्पेशल होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोरिन्स, ठीक है। तो ये पोरिन्स क्या है बेटा? पोरिन्स ऐसे प्रोटीन है जो वाटर के लिए अपने गेट्स को खोलता है। मैम वो पोरिन्स, ग्राम नेगेटिव में देखे थे। पोरिन्स ना, यस मैम, प्रोटीन्स था। हाँ। तो वो पोरिन्स जो हैं वो सिर्फ और ये पोरिन का काम क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ H2O को अपने अंदर बाहर करने देता है। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है। देखो अभी हम पढ़ रहे हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी इधर उधर जाता है, ठीक है। तो वाटर जो है वो यहाँ तक तो आ जाएगा, क्योंकि ये जो एरिया है लिपिड का वो हाइड्रोफिलिक है, बट हियर इट इज हाइड्रोफोबिक। तो अगर हाइड्रोफोबिक है, पानी से डरता है, तो वो पानी को अंदर अलाउ नहीं करेगा ना, यस मैम। है ना। तो तब इसलिए कौन से प्रोटीन स्पेशलाइज्ड है H2O के लिए? पोरेंस। पोरिन्स। पोरिन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ पानी को अंदर जाने देते हैं, ठीक है। तो अभी समझ में आया, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अलग है, यस मैम। ठीक है। सो शैल आई चेंज दिस स्लाइड? यस मैम। सी दिस। अब ये है कुछ डायग्राम्स, मैं अभी इसको जूम कर देती हूँ। तो फर्स्ट आपको फर्स्ट पार्ट दिखाएगा, देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन सच एज चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स। देखो अब चैनल प्रोटीन्स है आर लेस सिलेक्टिव देन कैरियर प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन जो होते हैं वो थोड़े बहुत मतलब बोलते हैं ना, रूल्स को थोड़ा सा ल्यूसिडली एक्ट करते हैं। दे आर लाइक मतलब थोड़ा सा लिबर्टी देते हैं कि भाई ठीक है ये जा रहा है तो तुम भी चलो साथ। बट कैरियर प्रोटीन जो है ना, वो कुछ भी मतलब वो नहीं करते हैं। कैरियर मतलब मैं तो भाई ग्लूकोज के लिए हूँ तो मैं ग्लूकोज को ही लेके जाऊंगा। जैसे वो एक होता है ना कि रॉयल्स रॉयस जो कार है तो उसमें हर कोई नहीं बैठेगा, यस मैम। ठीक है। उसमें बैठने वाला जो है उसका स्टैंडर्ड अलग होगा। और बाकी जो चैनल प्रोटीन है इट्स लाइक टोटो है,
हर कोई बैठ सकता है, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड के हो, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट चैनल और कैरियर, दिखने में दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही जैसे हैं। थोड़ा बहुत जो अंदर जो उनका पैसेज का जो डायमीटर है वो ही थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेट होता होगा, बाकी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मतलब आपको स्ट्रक्चरली कुछ अलग दिखाई दे। ठीक है, एंड कैरियर प्रोटीन्स आर मोर सिलेक्टिव फॉर ओनली वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ अक्रॉस मॉलिक्यूल। देखो मैं आपको ये जूम करके दिखा दूँ, सी फर्स्ट ये है, देखो चैनल प्रोटीन है, इसमें से ये पर्टिकुलर पार्टिकल जो है वो अंदर आ रहा है सेल में। Yes, So ma'am. this is how it can be seen. Now see this here carrier. तो कैरियर वाला है, उसने सिलेक्ट किया कि भाई मैं इसी वाले टाइप का अंदर आने दूंगा, तो वो इसी को अंदर आने देगा, फिर चाहे ये सारे के सारे यहाँ वहाँ घूमते रहे, किसी को वो अलाउ नहीं, Yes, ma'am. है ना। तो वो देखो मूवमेंट भी किस तरीके से, जैसे आपके ईसोफेगस में आपको बताया था ना मैंने मूवमेंट, Yes, ma'am. Peristaltic हाँ movement. पेरिस्टालसिस जैसे, तो देखो धीरे 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 मूव करके अंदर रिलीज कर दिया। Yes, ma'am. और चैनल में जो खुला हुआ है वो इजीली एक तरफ से दूसरी तरफ स्लाइड करके निकल जाता Yes, ma'am. है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कैरियर एंड चैनल प्रोटीन। ओह, मैम ये डायग्राम ड्रॉ कर ले। इफ यू वांट प्लीज ड्रॉ कर लो बेटा, इसका ये वाला पार्ट ये ना ड्रॉ। So you can write the difference between channel proteins and carrier proteins. यस मैम, ऊपर कीजिए थोड़ा सा। यस मैम, डन। This is what the facilitated and facilitated diffusion. ठीक है, अब ये समझ में आया बेटा, देखो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही ट्रैवल कर, इसमें कोई भी Yes, ma'am. एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं है, बट फिर भी ये फैसिलिटी प्रो वो उसको एक स्पेशल प्रिविलेज चाहिए कि भाई मैं इसी में से सी दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ये जो है ये थोड़ा सा अलग टाइप का ट्रांसपोर्ट है। तो हमने पैसिव तो देख लिए, सिंपल डिफ्यूजन देख लिया, फैसिलिटेटेड देख लिया, ऑस्मोसिस देख लिया। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा ऐसी चीज है जिसका मतलब है कि आप एनर्जी को यहाँ पर इन्वॉल्व करोगे, एटीपी शुड बी देयर, देन ओनली द ट्रांसपोर्ट विल अकर। और बेसिकली ये चीज कब होती है, जब चीजें लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाती हैं तब। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द यू रिक्वायर एनर्जी फॉर, मतलब आपको कम से ज्यादा की तरफ जाना है। जैसे सिंपल सी चीज है, हम हमारा जो ट्रेन के जनरल बोगीज को हमने देखा हो कि स्पेशली देखा है उसमें कितने सारे वो होता है 70 लोगों के लिए, लेकिन उसमें घुसे ऐसा लगता है कि घुसे हुए 700 लोग ऐसा लगता है।
ठीक है। यस मैम। बट स्टिल हर स्टेशन पे इतना वो फट जाएगा डब्बा, इतने सारे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हर स्टेशन पे और दो चार ऐड होने की उसमें कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो जो दो चार ऐड होते हैं वो इजीली तो घुस नहीं जाते अंदर, उनको बहुत ताकत लगती है अंदर तक जाने। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। आपको लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर। So energy from ATP is required for these membrane proteins to transport substance, molecules or ions across the membrane, usually against their concentration gradient. उल्टा जाना है इसीलिए। यस मैम। तो बेसिकली एक पंप है जिसको सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं, जो एटीपी यूटिलाइज करता है। अच्छा, ये पंप जो है बेटा वो कैसा है? आपने मेले में जाइंट व्हील देखा है, यस मैम। या फिर आपने पार्क में एक वो झूला देखा होगा जिसमें बच्चे खड़े हो जाते हैं और गोल गोल यस घिसते मैम, से। मेरी को राउंड। हाँ, बस वो, बस उसी तरीके का ये जो पंप है वो बेसिकली होता है। सो व्हाट हैपेंस दैट, ये जो पंप है वो सेल मेम्ब्रेन में इस तरीके से है। स्पेशली सोडियम पोटेशियम की अगर क्योंकि बात हो रही है तो हम मैं इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ उसको, कि उसके पास एक तरफ तो 3 सीट है और एक तरफ सिर्फ 2 ही सीट। ठीक है, और ये फिक्स है उसके लिए कि इन 3 सीट में सिर्फ सोडियम बैठ सकता है और इन 2 सीट में सिर्फ पोटेशियम बैठ सकता है, ये भी उसका फिक्स है। ठीक है, तो अब ये जो पर्टिकुलर पंप है ये क्या करता है, जैसे ही सपोज अगर मैं ये, और ये लिपिड बाइलेयर, लिपिड में ये चीज प्रेजेंट है, ये ऐसे हम सिर्फ में एक जनरल आउटलाइन बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है उसके अंदर ये पंप है। अब सपोज बाहर सेल के बाहर ऑलरेडी Na+ जो है वो कम है, बट सेल को ढेर सारा Na+ चाहिए इनसाइड। ठीक है, उसको खूब सारा अंदर उसको चाहिए कि भाई मुझे और थोड़ा बहुत सोडियम पहुंचाओ। तो सपोज और यहाँ पर ऑलरेडी 100 Na+ प्रेजेंट है और बाहर जो है सपोज ओनली 50 Na+। ठीक है, तो 50 इज कंपैरेटिवली लेस कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू 100। यस मैम। ठीक है, लेकिन ये 50 को भी वो उससे अंदर डालना है, तो क्या होगा कि 3 Na+ जाकर इस जगह पर बैठ जाए और अंदर से इन रिटर्न। अब देखो ये थोड़ा बहुत केमिस्ट्री जैसा नहीं है। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई जब पॉजिटिव जाता है तो नेगेटिव रिलीज होता है और नेगेटिव जाता है तो पॉजिटिव बढ़ता है, हम बेसिकली केमिस्ट्री में। यस मैम। बट यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ही काम करेगा। तो K+ जो है वो सेल के अंदर जो रहता है वो यहाँ पर K+ आकर यहाँ पर बैलेंस करेगा ये पर्टिकुलर व्हील को, पंप को। ठीक है, अब जैसे ये पूरे फिल हो जाएंगे सीट्स, तो ये जो पंप है वो अंदर समरसॉल्ट करेगा। समरसॉल्ट समझते हो ना, वो ऐसे करके वो, यस मैम, ऑल्टरनेट घूम जाता है। हाँ, ऐसे घूम जाएगा इसी जगह में, ऐसे पूरा सा घूम जाएगा और अंदर Na+ दे देगा और बाहर K+ छोड़ देगा। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मैम। ठीक है, तो ये जो समरसॉल्ट करना है उसको, उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है। और सबसे पहली चीज कि कम NaCl जो है वो ज्यादा जगह पर देने हैं, तो उसको और ताकत की जरूरत पड़ती है कि भाई इतना को मैं अंदर कैसे डालूंगा, तो वो पूरा ताकत से उसको उठा के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो इसीलिए ये जो है वो अंदर इसी इतनी जगह में वो खुद को फ्लिप कर लेगा, और जैसे ही फ्लिप करेगा तो Na+ अंदर मैम ये फ्लिप वाला पार्ट और इसमें समझा दीजिए ना, कैसे छोड़ रहा है और कैसे फ्लिप K+ बेटा, आने बस का। एक ये चीज समझो कि जैसे सपोज ये है पंप, ठीक है, ये एक यस पंप है मैम। और ये इस तरफ से उसको Na+ जो है वो नीचे की तरफ दे दो, इतनी जगह पर ये इस तरीके से समरसॉल्ट ओके टर्न हो मैम। जाएगा। ठीक है, फिर सीधा हो जाएगा, फिर से Na+ लेगा, फिर वापस अंदर रिलीज करेगा। ओके मैम। ओके ठीक है, मैम। दैट इज, मतलब वो इस जगह को छोड़ता नहीं है, बस उसी जगह पर घूम जाता है। मैम और K+ आयन का क्या होता है? K+ जाएंगे बाहर, फिर उनका कंसंट्रेशन गड़बड़ होगा तो फिर वो इधर उधर करेंगे।
तो ओके दैट इज मैम। हाउ इट वर्क्स। ठीक है, वो अभी आप पढ़ोगे बेटा, आपका जब क्लास 12th में जब आप न्यूरोलॉजी पढ़ोगे, ब्रेन पढ़ोगे ना, तो इसके ऊपर काफी बड़ा एक हमारे पास टॉपिक है, हाफ ऑफ द चैप्टर इज बेस्ड ऑन। ठीक है। यस मैम, एन प्लस तो हम लोग का हाँ, मैम थोड़ा सा पार्ट 10 में था। हाँ रिपोलराइजेशन, यस मैम, डीपोलराइजेशन, हाँ वो डीपोलराइजेशन। सब आएगा, तब आपको ये पंप जो है वो बड़े उसमें पढ़ना है, एडवांस पढ़ना है। सो सी दिस, सो ए प्लस के हमारे देखो न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है, सी नर्व सेल्स एविडेंटली। इसलिए आपको पता है कि जब हम जो लोग फास्ट करते हैं, जो लोग फास्टिंग करते हैं उनके साथ क्या होता है कि व्हेन यू आर फास्टिंग, तो उन लोगों को जैसे सॉल्ट नहीं खाया या ये सब नहीं हुआ, तो चक्कर आता है, गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और इधर दे फील दैट उनके सामने सब कुछ ब्लैक हो गया, ऐसी सब फीलिंग आती है। ठीक है, यस मैम। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है सोडियम का वो कम हो गया है। अब बॉडी कहाँ से इनटेक करेगी जब आप उसको अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर रहे। इसलिए सबसे पहले स्कूल में कोई भी चक्कर खा के गिरता है, आपने देखा है, नमक चीनी का पानी लेके दौड़ते हैं उसके पीछे के, भाई पी जा, यस है मैम। ना, कि भाई पी जा। वो बेचारा पीना चाहता हो नहीं चाहता, लेकिन पीना तो उसको वही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल है, कोई सोडियम पोटेशियम पंप नहीं जानता है, लेकिन ये पता है कि भाई नमक चीनी पिएगा तो ये खड़ा हो जाएगा वापस। ठीक है, यस सो मैम। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड बहुत ज्यादा वीकनेस होती है तो डॉक्टर जो है वो सीधा सलाइन चढ़ाते हैं यस बॉटल, मैम। जिसको नॉर्मल पीपल ग्लूकोज बॉटल्स, वो ग्लूकोज बॉटल्स नहीं होते बेटा, वो सलाइन। ठीक है, तो सलाइन मतलब आप कभी अगर उस बॉटल को देखोगे तो उस पर Na+ और ये सब की कॉन्सेंट्रेशन लिखी है। यस मैम। ठीक है, सो नॉर्मल पीपल के लिए ग्लूकोज बॉटल्स है, और हम बायोलॉजिस्ट के लिए वो सलाइन बॉटल्स। ओके मैम। ठीक है, सो सलाइन इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी जो बॉडी, सबसे पहले ब्रेन, क्योंकि सब जब आपका सोडियम इंटेक कम होता है और उसकी वजह से आपका बीपी वगैरह सब कुछ लो हो जाता है, तो सबसे पहले इफेक्ट होता है ब्रेन पर। इसलिए ऐसे लोगों को, वो लोग हमेशा यही बोलते हैं, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब पी थी। पता है, पता कैसे चलेगा? क्योंकि दिमाग में काम करना बंद कर, इसे। सो दैट इज व्हाट द Na+ इज। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में, नर्व सेल्स में ये बहुत देखा जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब बहुत सारे पंप्स हैं उस जगह। और बाकी जो अभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो लोग, वो जितने इंडिविजुअल सेल्स हैं उसमें क्या होता है कि वो नॉर्मल एनवायरनमेंट से ये चीजें ड्रू करते हैं, तो उसमें एक दो पंप में काम। अंडरस्टूड दिस? यस मैम। So this is what the thing regarding active transport. Now, so see this active transport इसमें भी दिखा रहा है, देखो यहाँ पे भी पोटेशियम दिखा है ना, यस पोटेशियम, मैम। ये है सोडियम। तो देखो कैसे सोडियम पोटेशियम जो है वो एनर्जी को यूटिलाइज करके इधर उधर होकर सब चीजें मैनेज कर रहे हैं। बट जहाँ पर भी ये ब्लास्ट जैसा साइन दिख रहा है, मतलब यस एनर्जी मैम। यूटिलाइज हो, हाँ समझ नहीं। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओ फक, ये मतलब कैसे अभी आ रही है? यस मैम। हाँ, तो जहां पर भी ये ब्लास्ट वाला साइन है ना बेटा, मतलब एनर्जी, देखो 3 सोडियम जा रहे हैं बाहर, ये देखो 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी यस बहुत मैम। सारा सोडियम है वहां पर फिर भी बाहर जा रहे हैं। अब फिर ये बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए क्या लगा उनको? एनर्जी लगी। एटीपी। हाँ, और उसी टाइम क्या होगा? पोटेशियम अंदर आ रहा है। अब ये पोटेशियम अंदर आ रहा है, किस लिए आ रहा है? क्योंकि अभी ये जो एटीपी यूटिलाइज हुआ है उसको वापस रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है और ये यस सब काम है। मैम। तो ये अब ये आगे आके वो सब काम करेगा। सो एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी
और ये एक्चुअली ये एक ही साथ हो रहा है बेटा, ये 3 जगह पर जो दिखाया है ये चीज एक ही साथ हो रही है। तो यहाँ जो सोडियम बाहर गए वही पोटेशियम अंदर लेके आएगा, वही पंप, और वहां पर एनर्जी यूटिलाइज। ओके मैम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। Shall we go move to the next one? यस मैम। ठीक है, अब दूसरे ट्रांसपोर्ट्स, और भी ट्रांसपोर्ट्स हैं जो सेल जो है जिनकी हेल्प लेता है। सो एक है एंडोसाइटोसिस। साइटोसिस मतलब, इसका मतलब होता है बेटा काटना किसी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस मतलब सेल को अपने अंदर चीज लेकर आनी है तो उसको एंडोसाइटोसिस करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, तभी वो सेल जो है वो उसको यूटिलाइज कर पाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। सो ब्रिंगिंग इनटू द सेल, अंदर लाने के लिए, is the process of cell ingesting material by enveloping it in protein of its cell membrane and then pinching off it a portion of membrane। देखो, एक जैसे हम बलून में नहीं ऐसे उसको पिंच करके यस मैम। एरिया क्रिएट करते हैं, तो वैसे ही मैं ये जब प्रोटीन के अंदर पार्ट लेगा, देखो इसको सीरियस, देखो बहुत बड़ा पार्टिकल है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये इसके अंदर एंटर हो रहा है तो ये एक वैक्यूम इसी को इसी से डिटैच हो जाएगा और ये वैक्यूल के फॉर्म में इसके अंदर एंटर होगा। ये है फैगोसाइटोसिस जो आपने अमीबा में पढ़ा था। यस मैम। ठीक है, और ये है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस बेसिकली लिक्विड के साथ होता है, फैगो सॉलिड्स के साथ होता है, वाइल पिनो जो होता है वो लिक्विड जब चीज होती है उसमें पिनोसाइटोसिस होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ वैक्यूल कैरी करता है और अगर लिक्विड है तो वेसिकल कैरी करेगा। ये हम चीज, लिक्विड के साथ मिनरल्स भी रहेगा? हाँ कुछ मिनरल्स होते हैं क्योंकि प्योर वाटर तो इनटेक का वो नहीं होता यस है बेटा, मैम। तो उसके साथ बहुत सारी चीजें रहती है, इसलिए पिनोसाइटोसिस होता है। ठीक है, और ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है, वो क्या है वो मैं समझाती हूँ आपको। जस्ट पहले ये चीज देखो, ये पहले आपको फर्स्ट क्या बता रहा है, एंडोसाइटोसिस ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट मैम है। वो पिछला वाला पेज का वो डेफिनेशन नहीं लिखे। हाँ डन, बस जस्ट मैं ये देख लो फिर मैं ओके डन मैम। कर ओके देती हूँ। मैम। हाँ? ठीक है, एंडोसाइटोसिस क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही फॉर्म है। ठीक है, इन विच अ सेल एनवेलप्स द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल यूजिंग द सेल मैप। अब फैगोसाइटोसिस क्या है, इट इज रिलेटिवली नॉन सेलेक्टिव एंड सेल टेक्स इन द लार्ज पार्टिकल। कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें वो चूज नहीं करता है, बस उस चीज को ले लेता है। और पिनोसाइटोसिस क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स इन फ्लूइड, जो फ्लूइड में रहते हैं उन चीजों को लेने के लिए फ्लूइड के साथ ही उसको अंदर यस लेता है। मैम। और इन कॉन्ट्रास्ट रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है वो बहुत सिलेक्टिव होता है, मतलब सेल के जो मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, जब वो उसमें बाइंड करेगा तो एक लिगेंड फॉर्म होगा, लिगेंड मतलब एक बॉन्ड फॉर्म होगा और तभी वो उस चीज को अंदर लेगा। ये देखो अभी इस चीज को, या मैं इसको इधर ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। सी, तो ये रिसेप्टर बाइंड वाला क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेशल टाइप के ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, एक कोई रिसेप्टर ऐसा होगा, कोई रिसेप्टर ऐसा होगा, ऐसे अलग अलग टाइप के रिसेप्टर होंगे। तो अगर ऐसे टाइप का मॉलिक्यूल आता है तो वो इससे बाइंड होगा, ऐसे टाइप का मॉलिक्यूल आता है तो वो इससे बाइंड होगा, और कोई चीज जो है वो ऐसी ऐसी आती है तो वो इस टाइप के रिसेप्टर से बाइंड होगी। तो मैम प्लांट में भी अलग टाइप ऑफ रिसेप्टर्स रहता है? सभी में रहता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन तो सभी में है ना, ओके मैम। है ना, प्लांट सेल में हो या एनिमल सेल में हो। यहाँ ये तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, चाहे वो प्लांट में हो चाहे वो एनिमल में हो। ओके मैम। ठीक है, किसी में। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। मतलब वो पर्टिकुलर वो चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके पास एक वो होगा, सेंसर जैसा एक शीट होगा जिसको वो आइडेंटिफाई करेगा, उसी को वो अंदर लेगा। यस मैम। यस ठीक मैम। है, सो दैट इज हाउ इट विल वर्क। शैल आई चेंज नाउ? यस मैम, नेक्स्ट पेज लिखें। Yes.
तो बेसिकली क्या होता है बेटा, मेम्ब्रेन्स के ऊपर एक चीज मान लो कि साइटोसिस कर रहा है, उसको काटना है चीजें, तो एक ये स्पेशल सीजर्स है जो प्रेजेंट है, जो डिसाइड करती है कि भाई बड़ी चीज आ गई है, अब इसको काटना पीटना है तो इसको अंदर लो, तो यस मैम। उसको अंदर ले लेते हैं। ठीक है, मैम वो सिजर को क्या बोलते हैं ना, पढ़े थे वो क्या? ये मतलब सीजर्स मतलब टाइप ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जो ये ले रहा है, फैगोसाइटोसिस कर रहा है, पिनोसाइटोसिस कर रहा है, ये सब कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये जैसे सीजर्स करती है चीजों को काट यस देने का मैम। काम, वही काम। तो ये सेल के अंदर लेने का काम है। उसी तरीके से एक्सोसाइटोसिस होता है, जिसमें मतलब जो वेस्ट प्रोड्यूस करता है सेल, उसको बाहर भेजना। अगर वेस्ट बड़ा है तो उसको भी थोड़ा सा चॉप ऑफ करना पड़ेगा, वही चीज़ है एक्सोसाइटोसिस। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैम लिगेंड का मतलब क्या बोला? बॉन्ड्स बेटा, मतलब स्पेसिफिक बॉन्ड फॉर्म करेगा मतलब। ओके मैम। यस मैम, हो गया। दिस इज एक्सोसाइटोसिस। सेल एक्सपोर्टिंग मटेरियल यूजिंग वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, तो वेसिकल आया सारा वेस्ट लेके, फिर वो मेम्ब्रेन से कनेक्ट होगा, चैनल ओपन होगा, सारा वेस्ट बाहर रिलीज हो जाए। यस मैम। ठीक है, दैट इज व्हाट द बेसिकली वेस्ट रिमूव करने का कोई स्पेशल ऐसे रिसेप्टर नहीं है, बस वो रिमूव कर देता है सेल मेम्ब्रेन के किसी भी उस पे जाकर अटैच होकर वैसे। यस मैम, डन। सो दिस इज व्हाट रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन बेटा, यहाँ तक तो सेल मेम्ब्रेन है। सो आई थिंक यू शुड रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, और इसमें से कोई भी डाउट है अगर, तो वो आप मुझे मैम पूछ। वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में आप बोले कि बाइलेयर ड्यू टू द साइज एंड और पोलरिटी, मैम पोलरिटी का मतलब? पोलैरिटी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखो, ये जो है हाइड्रोफिलिक है। यस ठीक है, मैम। ये जो है वो डिजॉल्व्ड स्टेट में रहता है, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, मतलब वाटर लविंग। बट ये जो है वो हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक कंडीशन है, मतलब वो अनडिजॉल्व रहता है। ओके मैम। पोलर नॉन पोलर हमने अमीनो एसिड्स पढ़े थे, याद है? यस मैम, यस मैम। ठीक है, चार्ज के बेसिस। सो पोलैरिटी डिसाइड करती है भाई पॉजिटिवली चार्ज अंदर आ रहा है या नेगेटिवली चार्ज अंदर। ओके मैम। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द थिंग। मैम और ट्रू मैन का आप बोले थे कि पीडीएफ? नहीं है बेटा, ऑनलाइन तो कुछ भी अवेलेबल ऐसा उसका पीडीएफ नहीं है, आपको परचेज करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू रीड इट, परचेज। मैम आई थिंक 12 का है, मेरा भैया पढ़े थे तो आई थिंक 12 का ट्रू मैन है। बट यू हैव पार्ट 2 ऑफ इट। यस मैम, पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 नहीं है। हाँ अच्छा, पार्ट 1 नहीं है। सो आई थिंक यू शुड परचेज इट, इट विल बी। ओके मैम। ओके, क्योंकि बाकी और किसी फॉर्म में उसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं ओके मैम। है। एंड ऐसे ल्यूसेंट्स बायोलॉजी भी है, अरिहंत बायोलॉजी है, ये सब भी कुछ बुक्स हैं जिसमें मैम लैंग्वेज। आर्यंत भी है भैया के पास। हाँ, ओ दैट्स गुड। तो उसका लैंग्वेज थोड़ा इजी है बेटा, अगर ट्रूमेंस में आप कहीं फंस जाते हो ना, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन अगर पढ़ना हो तो वो अरिहंत। ओके मैम। ठीक है, सो दैट पार्ट। योर ब्रदर इज डॉक्टर? नो मैम, he gave from my school only he studied.
ma'am, for JEE main, and he like He's he engineer. seated for the NEET, but like books खरीदे थे, Okay. but mainly he prepared for JEE main only. J. Okay, fine. Fine, so good. But if you are bounded, that means if you are mentally prepared for that NEET and all that, I think you should buy it and you should start reading it. It's a good book. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Okay, fine. So cell wall is the next one, but I think it will take time, and I have after this another class also. Okay, ma'am. Next class में कर Okay, लेंगे. we will begin with cell wall, then Yes, endomembrane ma'am. systems and all that. That part. Just go through your textbooks regarding this and whatever reference books आपके पास जो है उसमें से पढ़ लेना. हाँ, हो सकता है अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो जस्ट लेट आस्क मी एंड आई विल क्लेरिफाई. Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Have a good week ahead. Bye, ma'am.